नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कहानी फेक या झूठ है तो आप लोग इस कहानी को गूगल पे पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को इस कहानी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उधर जाके पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये सब 30 साल पहले की बात है। अब यहाँ मैं अकेला रहता हूँ पहाड़ों में, अपने कैबिन में। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एक अच्छा शिकारी बन गया हूँ, क्योंकि अगर मैं शिकार नहीं करता तो मैं भूख की वजह से ही मर जाता। हिरन और खरगोश काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, पर जब आप वहाँ रहने लग जाओ तो आपको आदत पड़ जाती है। मैं नहीं बता सकता कि ब्रैडली जिंदा होगा या नहीं, पर पापा मर चुके हैं। मैं मानता हूँ कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ ये कभी भी मैंने नहीं सोची थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी चीज़ें करूँगा। मैं तो एक जूलॉजिस्ट बनना चाहता था। अपना घर बसाने के बजाय मैं यहाँ पहाड़ों में एक शैतान को ढूंढ रहा हूँ, जिसे कि मैंने पिछले 40 सालों में नहीं देखा। मैं बड़ी मुश्किल से शायद 10 साल का होऊंगा जब मेरे पापा ने मुझे और मेरे भाई को शिकार के लिए ले गए थे। ब्रैडली, वो मेरे भाई का नाम था। ब्रैडली मुझे ट्रैकिंग और शिकार के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा था, जो कि पापा ने उसे सिखाई थी और वो मुझे सिखा रहा था। रात होने से पहले हम अपने लॉज में वापस आ गए थे, जहां हम ठहरे थे, क्योंकि शाम के बाद बाहर रहना मौत को बुलावा देने के बराबर था। पर उस समय मैं इस बात को समझने के लिए बहुत छोटा था। हम लॉज में आग जला के अपना खाना खा रहे थे, पर मेरे दिमाग से वो सीन नहीं जा रहा था जो मैंने पहाड़ के ऊपर जाते टाइम देखा था। वो बिल्कुल इंसान जैसा था, पर कुछ अजीब था। वो बहुत ही अजीब और बहुत ही पतला, मानो कंकाल जैसा 8 फीट लंबा था। मैं किसी को बताता इससे पहले ही वो झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। उसे मेरे अलावा किसी ने भी नहीं देखा था। उसकी आवाज पापा और ब्रैडली दोनों ने सुनी थी, पर पापा ने कहा कि वो कोई हिरन होगा। पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो कोई हिरन नहीं था। उस ट्रिप के बाद मेरी लाइफ सेम नहीं रही। जब हम घर वापस आ गए, मैं उस चीज़ के बारे में ही सोचता रहता था। मैं उस चीज़ के बारे में गूगल पर सर्च करने लगा। हर स्टोरी, हर बुक में, हर मूवीज़ में मैंने सब देखा। मैं इतना खो गया था इस चीज़ में कि मुझे इस बारे में और जानना था। मैं उन्हें बैंडीज बुलाने लगा था। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने एक ग्रुप भी ज्वाइन किया जिसमें ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते थे, पर मुझे कुछ खास नहीं मिला। वहाँ भी सब वहाँ बिग फूट, चुपाकाब्रा और बॉग बीस्ट के बारे में ही बात करते थे। और अगर कोई बात करता भी था कि उसने वेंडिगो को देखा है, तो उसकी बातें बिल्कुल भी सच्ची नहीं लगती थी। पर मुझे पता था मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता था मैंने क्या देखा था। मैंने वही घर लेने का प्लान बनाया और पापा भी मान गए। हम लोगों ने वही घर ले लिया जहां मैंने एक बार बेंडिगो को देखा था और वहां ही काम करने लग गया। मुझे पता था मैं एक असली वेंडिगो को ढूंढ सकता हूं और उसे दुनिया के सामने ला सकता हूं। मेरे साथ मेरा भाई ब्रैडली और मेरे डैड उस घर में रहते थे। हम तीनों काफी खुश रहा करते थे जब तक वो हादसा नहीं हुआ था। उस घटना के बाद मेरी पूरी लाइफ ही मानो जैसे एक नर्क बन गई हो। आई मिस यू डैड एंड ब्रो। मुझे नहीं पता था कि हम तीनों के साथ कभी ऐसा होगा। हम उस रात खाना खा के सोने ही वाले थे कि तभी हमारे घर के पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई।
उस आवाज को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे पेड़ एकदम से गिर गए हों कि तभी घर की छत पे किसी के चलने की और गुर्राने की आवाज आने लगी। पापा ने अपनी राइफल उठाई और छत की तरफ जाने लगे। तभी मेरे भाई ब्रैडली ने भी अपनी शॉटगन उठाई और पापा के पीछे पीछे जाने लगा। वो आवाज इतनी अजीब थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। वो सब मेरी वजह से ही हुआ था। मैंने ही उस शैतान को बुलाया था। मैंने ही इंटरनेट से कुछ मंत्रों और विधि से उसको बुलाया था। उस रात पापा जब छत पे गए थे तो उन्होंने देखा कि वो शैतान छत पे जंगल की तरफ मुंह करके खड़ा था और जोर जोर से गुर्रा रहा था। उसकी उस आवाज में सिर्फ धीरे धीरे एक ही नाम था जो कि मेरा था, थॉमस। I'm here, I'm here, I'm here। ये सुनते ही पापा ने उस पर गोलियां चला दी। उसमें मानो उन गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था। वो एक हड्डियों का कंकाल था जिसपे मानो मांस के लोथड़े लगे हों। उसने एकदम से पापा को धक्का दिया और पापा छत से नीचे गिर गए और वो शैतान भी जंगल की तरफ भाग गया। हम पापा की तरफ भागे। हमने देखा कि पापा के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। हमारा घर जंगल के बीचों बीच था और हॉस्पिटल भी यहाँ से थोड़ी दूर था। हम दोनों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और पापा को हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही पापा ने दम तोड़ दिया। जब तक हम पापा को हॉस्पिटल लेकर जाते, पापा मेरे मर चुके थे। हम दोनों भाई एक दूसरे को बहुत अकेला फील कर रहे थे। हम दोनों गाड़ी में ही रो रहे थे। मुझे अभी भी आसपास उस शैतान के होने की हलचल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं आसपास होके ये सब देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। मैं और मेरा भाई पापा को लेकर घर आ गए। अगले दिन हमने उनका अंतिम संस्कार किया। उस दिन मेरा भाई बहुत गुस्से में था। वो उस जानवर को मारना चाहता था। मुझे याद है हम दोनों चुपचाप हॉल में बैठे थे। मेरा भाई पापा को याद करके रो रहा था। वो दिखाने के लिए मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा था कि तभी वही आवाज फिर आने लगी। कोई चीज हमारे घर की दीवारों पे, कोई चीज हमारे घर की दीवारों को अपने हाथों से खरोच रही थी और गुर्रा रही थी। मेरा भाई जल्दी से घर की छत पे भागा और उसने देखा वो शैतान आज भी वहीं ही खड़ा था। उसने जल्दी से उस पे गोली चलाई और तभी वो शैतान उस पे जोर से चिल्लाया और मैंने भी 2-3 गोलियां उस पे चला दी। वो छत से कूद गया और जंगल की तरफ भागने लगा। मेरे भाई को ना जाने क्या हो गया था। वो भी उसके पीछे भागा उसी जंगल की तरफ। मैं भी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे गया। वो शैतान वेंडिगो जंगल के बीचों बीच चला गया था। मैं अपने भाई को आवाजें लगा रहा था, लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रहा था। आखिर मेरा भाई कहाँ चला गया था? वो मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा था? मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मुझे जंगल के एक कोने से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आखिर किसकी आवाज थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने भाई को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मैं आज भी उसकी तलाश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो जिंदा है भी या नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसका इंतजार इसी जंगल में कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से वो शैतान वेंडिगो मुझे कभी नहीं दिखा। मैं आज काफी सालों से इस जंगल में अकेला रह रहा हूँ और अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। पिछले स्प्रिंग्स में बहुत खतरनाक बर्फीला तूफान आया, जो कि पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। बहुत तेज हवाएं, बहुत ही कम टेम्परेचर। मेरे पास महीने तक का राशन था और मैं घर में ही तूफान थमने का इंतजार कर रहा था कि मैंने कुछ आवाज सुनी।
मेरे घर के बाहर लगी मोशन लाइट्स में हलचल हुई। इन लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। अधमरी हालत में जमे हुए लोग मेरे दरवाजे को मानो तोड़ने ही वाले थे। एक आदमी, एक औरत और 2 लड़कियां, सब बर्फ में लिपटे हुए। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रहे थे इस बर्फीले तूफान के लिए, तो मैंने बिना हिचकिचाहट के उन्हें अंदर बुला लिया। मेरी फ्रेंड ज्यादा अच्छी तो नहीं है, पर मैं इतना समझ पाया कि वो फैमिली क्यूबेक की रहने वाली थी और वो साइट सीइंग करते करते इस तूफान में फंस गए। वो वापस रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि मरने के थोड़ी देर पहले उन्हें मेरे घर की खिड़की से रोशनी दिखाई दी। वो मेरा शुक्रिया कर रहे थे कि मैंने उन्हें घर के अंदर आने दिया और खाना शेयर कर रहा हूँ। अब तूफान रुकने तक उन्हें मेरे साथ ही रहना था, तो मैंने उस आदमी के साथ मिलकर उसकी फैमिली के लिए जगह बनाई। जब मैं उन्हें रूम में छोड़कर वापस आ रहा था तो मैं सोचने लगा कि वेंडिगो लेजेंड्स में हमेशा कुछ होता है जिसकी वजह से वो वेंडिगो बनते हैं। कभी ये कोई श्राप होता है तो कभी कोई वशीकरण जैसी चीज, पर सबसे कॉमन चीज होती है कैनिबलिज्म, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को खा जाता है, जो कि सबसे भयानक है। मैंने उन्हें बेसमेंट का कमरा दिया था, कुछ सीढ़ियां उतरकर नीचे। मैंने उस रूम की सारी खिड़कियां दरवाजों को चेनों से बांध दिया था ताकि वो खुल ना पाए, और उन्हें खाना पानी में दरवाजे के नीचे से दे देता था। जब उन्हें पता चला कि मैंने उन्हें बंद कर दिया है, कुछ 2-3 दिनों तक वो मुझ पर चिल्लाते रहे। शायद मुझे पागल समझ रहे थे। मैं उन्हें उस सिचुएशन में डालना चाहता था ताकि मैं इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर पाऊं। मैं उन्हें कुछ दिनों तक पानी और जूस देता रहा, पर कम मात्रा में। मैंने पढ़ा था कि बिना खाने के इंसान 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। मुझे ये भी डर था कि कहीं कोई इनको ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए, पर मुझे पता था कि इतने भयानक बर्फीले तूफान में कोई नहीं आने वाला, और ये लोग भटकते भटकते बहुत दूर आ गए थे। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी उनके चिल्लाने से, पर बिना खाने के उनकी एनर्जी भी कम हो रही थी, तो 2-3 दिनों में वो भी बंद हो गया। मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट मैं इस फैमिली पे करके देखूं। सबसे बुरा था इस चीज की वेट करना, किसी इंसान के मरने का इंतजार करना, या ये इंतजार करना कि वो दूसरे इंसान को खा जाए। इतना वेट करते करते मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गलती से कुछ खाना उनके रूम में भूल तो नहीं आया। इसी इंतजार में मेरे दिन निकल रहे थे कि एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को अगले पड़ाव पर लेकर जाऊं। मैं उनके रूम में जूस दे रहा था कि अचानक एक बाजू ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं बहुत डर गया था। वो बाजू उस फैमिली की एक लड़की की थी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर मेरा पैर पकड़ा हुआ था, पर मैंने जोर जोर से अपना पैर खींचा कि शायद उस लड़की की बाजू टूट ही गई थी, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। और उसके पेरेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें डॉक्टर के पास जाने दो, बट अगर मैं उन्हें बाहर जाने देता तो ये एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनकी आवाज चीखों से मेरी रूह कांप रही थी, पर मुझे ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना था। मैंने गाने लगाकर आवाज बढ़ा दी। ज्यादा दिन नहीं लगे कि उस लड़की की बाजू पर कोई भी दवाई ना लगाने की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, बट उस लड़की ने काफी टाइम तक कंट्रोल किया। बट एक दिन उनके रोने की आवाज सुनकर मुझे पता चल गया कि वो लड़की अब नहीं रही। अब मुझे लगा कि टाइम आ गया है उनका पानी और जूस भी बंद करने का। मुझे लगा कि अब वो उस लड़की को खा जाएंगे, बट थोड़े दिनों में उसकी बॉडी की स्मेल पूरे घर में फैल गई। मैंने अपनी राइफल ली और उनका रूम खोला। पूरी फैमिली बिल्कुल पतली हो चुकी थी, पर फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। राइफल से उन्हें डराया और दीवार से चिपक जाने को कहा। मैं उस लड़की की बॉडी के पास गया और देखा कि मैं अकेला इसे बाहर तक नहीं ले जा पाऊंगा, तो मैंने उस लड़की के पापा को हेल्प करने के लिए कहा।
मानना पड़ेगा उस बाप को जिसने इस हालत में भी अपनी बेटी की लाश को मेरे साथ कमरे से बाहर तक लाने को मान गया। हम उस लाश को बाहर तक ले आए कि उसके पापा ने एक बेवकूफ़ी भरी हरकत की। उसके शरीर में जितनी भी ताकत बाकी थी उसने सारी लगा के मुझे मुक्का मारा और मैंने उसके सर पे राइफल का पिछला हिस्सा मार दिया। वो ज़्यादा जोर से तो नहीं था पर उसकी बॉडी में अब उतनी ताकत ही नहीं बची थी। वो नीचे गिर गया और एक दो बार झटपटा कर वो भी मर गया। मैं घर के बाहर खड़ा था, आसपास बर्फ और दो लाशें देख रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हम जब भी शिकार पर जाते थे तो पापा हमेशा एक तरकीब सिखाते थे कि जब भी शिकार पर जाओ तो शिकार को ललचाओ। बस इंसानों के केस में भी मुझे कुछ ऐसा ही करना था। मैंने उस लड़की के मांस के टुकड़े लिए और लग गया काम पर। मैंने उस मांस को अच्छे से पकाया और अगले दिन मैंने उनके रूम के बाहर 2 कटोरियां उस मांस की रख दी। वो लड़की अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जल्दी से खाने लगी, पर उसकी माँ को कुछ अजीब लगा और वो समझ गई कि शायद कुछ गलत है। उसने अपने पति के बारे में पूछा लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं रोज उनके रूम के बाहर मांस को पका कर रख देता था। लगभग 4 दिन बाद वो लड़की अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाई और उस मांस को खाने लगी। आज उसकी माँ ने भी उसे नहीं रोका। मुझे नहीं पता कि ये लड़की को पता था कि वो अपने पापा को खा रही है या नहीं, या अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता था इस बात से। अगले दिन उस लड़की को उल्टियां लग गई। मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्या मैंने महज किसी कहानी पर यकीन करके ये सब किया? 2 खून, एक फैमिली को मौत तक टॉर्चर करना, उन्हें खाना नहीं देना, यही सब मेरे दिमाग में चलता रहता था कि एक दिन मैंने उस लड़की की अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई जानवर की या शैतान की, और उसकी माँ उसे शांत कर रही थी। और अगली सुबह मैंने वो सुना जिसके लिए मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा था, वेंडिगो की चीख। मैंने जल्दी से उस लड़की को देखा। वो बिल्कुल पतली हड्डियों के ढांचे की तरह जख्मी, नए पंजों के साथ अपनी माँ की बॉडी के ऊपर बैठकर उसे चीर कर खा रही थी। और अचानक उसने तेजी से अपना सर मेरी तरफ घुमाया। पूरा मुंह खून और मांस से भरा हुआ वो मेरी तरफ आने लगी और मैं जल्दी से वहां से भाग आया। अब मैं एक दुविधा में पड़ गया था कि वाह, मैंने एक वेंडिगो देख भी लिया और बना भी दिया, पर अब मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूंगा? अगर मैंने उसकी चेन या उसका रूम खोल दिया तो मेरा बचने का कोई चांस नहीं था। मैंने बाहर से लाश को उठा के घर के अंदर रखा ही था कि शायद उस वेंडिगो बनी लड़की ने अपने खाने को सूंघ लिया और वो जोर जोर से दरवाजे पर मारने लग गई। मैंने उस लाश को किचन की तरफ रखकर आराम से उसके रूम को खोला और दरवाजे के पीछे छुप गया। जैसे ही दरवाजा खुला वो चारों पंजों पे सूंघते तेजी से बाहर आ गया। उसे देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये वही लड़की है। अब मुझे इस वेंडिगो से अपनी जान बचानी थी। बाहर जाने के लिए एक बाइक थी जो कि पहाड़ से नीचे उतरने के लिए मेरी मदद कर सकती थी। जब मैं नीचे जा रहा था मुझे अभी भी पेड़ों के बीच से उस वेंडिगो की चीख और गुर्राहट सुन रही थी। मैंने होटल में 2-3 दिन गुजारे ताकि वेंडिगो मेरे घर से चला जाए, और जब मैं वापस घर गया तो वेंडिगो वहां से जा चुका था। मेरा घर पूरा खूनो खून हो रखा था और हड्डियां पड़ी थी और वो खून के निशान घर के बाहर तक पेड़ों के बीच जाते दिख रहे थे, मानो वो वेंडिगो यहीं से गया हो। मैं पागल नहीं हूँ, वेंडिगो असल जिंदगी में भी होते हैं। मैंने 2 देखे हैं। मुझे आज भी उस वेंडिगो की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार तो मैंने उसकी झलकें भी देखी हैं, पर अभी तक मैं उसकी कोई फोटो नहीं ले पाया। पर मुझे उम्मीद है जल्द ही मुझे एक आधी फोटो जरूर मिलेगी। मैं बहुत बार उसके शिकार हुए जानवर देखता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ ही रहे। वैसे मैंने उसे ज्यादातर अपने घर के आसपास ही देखा है,
या तो उसे मैं खाने की तरह दिख रहा हूं, या उसकी इस घर से कोई याद या जन्म की कहानी जुड़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बेंडिगो की कहानी। मुझे नहीं पता इस कहानी में कितना सच है, लेकिन कोई इंसान इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। मुझे तो ये खुद ही एक बेंडिगो लगता है। तो अब आप लोग बताएं, आपको ये कहानी कैसी लगी। मेरे पास और भी बेहतरीन कहानियां हैं, अगर आप लोगों को सुननी है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।